हमारे चैनल का खास कार्यक्रम शख्सियत में आज जनता के लोकप्रिय समाजसेवी और युवा राजनेता सत्येंद्र सिंह भदौरिया से मुलाकात कर हमारे सह संपादक सुरजीत राजावत ने बातचीत की। सत्येंद्र सिंह भदौरिया का पैतृक ग्राम जिला भिंड में मानहड़ है और उन्होंने समाज सेवा करने के लिए अपने पैतृक ग्राम से ही 2013 में शुरुआत की थी। वैसे अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जीना भी एक तपस्या है, क्योंकि समाज सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इसका मौका भी हर किसी को नहीं मिलता। भगवान यदि किसी को इस लायक बनाता है तो उसे हर हाल में ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे ही समाजसेवी और युवा राजनेता हैं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने समाज सेवा 2013 में अपने ग्राम को नशा मुक्त करने के लिए संकल्प लिया और कराया। जब गांव नशा मुक्त हुआ तो उत्सुकता हुई कि क्यों न अपनी विधानसभा में ये अभियान चलाया जाए। तो उन्होंने 2014 मैगांव विधानसभा में नशा मुक्ति अभियान चलाकर 35 गांव को नशा मुक्त कराया। भदौरिया जी ने जिला भिंड के अनेकों क्षेत्रों में जनता के हक के लिए सड़क, पानी, खाद्यान्न, पुलिस और बिजली की खातिर शासन प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन भी किए। नमस्कार, मैं सुरजीत राजत आपका स्वागत करता हूँ मध्यांचल टुडे के खास शख्सियत कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में हैं सत्येंद्र सिंह भदौरिया और लवली भैया, और आज हम उनसे चर्चा करेंगे, साथ में उनसे जानेंगे कि उनके द्वारा किस तरह से वर्तमान में एवं पूर्व में लगभग 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने विधानसभा मैगांव में। तो आइए उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी और लवली भैया, तो उनसे हम जानेंगे। तो पहले तो सर आपका मैं नाम और आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह भदौरिया है और निकनेम हमारा गांव में लोग जो जानते हैं, क्षेत्र में लवली के नाम से जानते हैं। मेरा गांव मानहड़ पड़ता है, जो कि मैगांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि वर्तमान में मैगांव में आज देखा जाए तो जो भी युवा पीढ़ी है, और अगर बात करें बुजुर्गों की, तो काफ़ी अच्छा उनसे सुना हुआ है। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, और जब भी कोई पोस्ट आती है और उस पर नीचे लगा रहता है लवली भैया, तो ऐसे इस तरह से नाम देखा, चूँकि जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सत्येंद्र भदौरिया के नाम से जानते हैं। एक नया नाम लवली भैया, ये कैसे मतलब सामने आया? गांव में या शहर में कहीं पे हो कि अपने हिंदुस्तान में परंपरा है कि घर के नाम अलग होते हैं और स्कूल के नाम अलग होते हैं। तो स्कूल का नाम सत्येंद्र सिंह भदौरिया है। लवली हमारे माता पिताजी ने रखा था, घर में लोग बोलने लगे। और लवली एक नाम ऐसा है तो जल्दी समझ में आ जाता है। सत्येंद्र नाम के बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो लवली के नाम से लोग ज़्यादा जानने लगे, तो धीरे धीरे लवली भैया के नाम से जानने लगे। यही कहानी है, और इसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस की जिसका हम ज़्यादा जिक्र करें, तो लवली भैया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो जैसे कि वर्तमान में समाजसेवी के रूप में आपने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में हम ये देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी भी काफ़ी जुड़ी हुई है आपसे। और मैगांव विधानसभा में अगर बच्चे से भी पूछा जाए तो वो भी बता देते हैं कि हाँ माड़ैन के हैं लवली भैया। तो इस तरह से तो समाज सेवा के साथ साथ आगे क्या और भी कोई काम वगैरह क्या करते? समाज सेवा के क्षेत्र में मैं करीब पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ पे भी मेरे लायक कोई सेवा का काम आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है या मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मैं इसमें बगैर संकोच किए इसमें आगे बढ़ता हूँ। और जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं उसकी मदद के लिए हमेशा, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, अगर मैं उसमें किसी के काम आ जाता हूँ तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और मुझे लगता है कि ये कार्य तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे कि लंबे समय से आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, लगभग मैं समझता हूँ 15 से 20 साल हो गए होंगे जब से आप राजनीति में सक्रिय हैं। उसके बाद जब आपने पहली बार जब राजनीति में कदम रखा हुआ, तो क्या सोच समझ के रखा हुआ? आज की बात करें तो बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि बहुत से लोग समाज सेवा करते करते राजनीति में आ जाते हैं। तो कुछ लोग तो इसलिए आते हैं राजनीति में कि समाज सेवा को माध्यम बनाते हैं राजनीति में आने का। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि समाज सेवा करते करते वो एक राजनीति में, सक्रिय राजनीति में घुस जाते हैं और वहाँ जाके अपने मुकाम को हासिल करते हैं। और मुकाम को हासिल करने के बाद वो अपनी समाज सेवा को भूल जाते हैं और अपनी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ, मैं अपनी बात करूँ
तो मैं समाज सेवा जो है एक राजनीति में आ जरूर रहा हूँ या आया हूँ, तो समाज सेवा करते करते राजनीति में आ रहा हूँ, ये बात सही है। लेकिन जब मैं राजनीति में किसी मुकाम पे पहुंचूंगा तो ये राजनीति मेरे लिए माध्यम होगी समाज सेवा करने के लिए, ना कि अपनी खुद की सेवा करने के लिए। और ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि समाज सेवा करते करते राजनीति करी जाती है, लेकिन राजनीति करते करते भी समाज सेवा की जा सकती है, जो अक्सर देखने को नहीं मिलती है। जैसे यही कि मेरा उद्देश्य पूर्व है। में जैसे कहीं न कहीं आप भाजपा पार्टी को आप जुड़े हुए थे और उसके माध्यम से गाँव की बात करें बल्कि आस-पास की जितनी भी विधानसभा है, शायद ही ऐसा कोई गाँव रहा होगा, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जो आपको नहीं जानता हो। तो जब भाजपा पार्टी में आप जिस तरह से काम कर रहे थे, तो क्या विचारधारणा के साथ आप जुड़े थे और उसमें काम कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अच्छी पार्टी थी, मैं उसको पसंद करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले कई सालों से शुरू से मैं बीजेपी में ही जुड़ा रहा, और जुड़ने के बाद तब मैं जुड़ा था तब बीजेपी की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, उससे आप समझ पाएंगे कि क्या मेरी स्टोरी है जिसकी वजह से मैं आज इस पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी में गया हूँ। कुछ क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं, कुछ पार्टी के भी विचारधाराएं बदलती रहती हैं, तो बदलाव के साथ बदलाव होना जरूरी है। एक समय की बात बताता हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो तब उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक बार एक ऐसा समय आया था कि एक वोट की जरूरत पड़ी थी। एक वोट से उनका जब वो हुआ था, आकलन कर रहे थे, ताकत दिखानी थी, तो वहां पे एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि मैं चाहूँ तो एक वोट को खरीद सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत है, क्योंकि मैं सत्ता पार्टी में हूँ और मैं किसी भी तरीके से इसको मोबिलाइज कर सकता हूँ, अपने पास सपोर्ट में ले सकता हूँ। लेकिन उन्होंने उस एक पार्टी को, एक एक जो व्यक्ति था, उस एक वोट को उन्होंने नहीं लिया, और उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहूँ इसको खरीद सकता हूँ लेकिन खरीदूंगा नहीं। अगर मैं इसको खरीदूंगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या होगी। तो उन्होंने अपनी सरकार गिराना पसंद करा और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी, लोकतंत्र को उनके बचा के रखा। तो विचारधारा तब अलग थी भारतीय जनता पार्टी की। तो वो एक वोट से सरकार गिराना पसंद करा, लोकतंत्र की हत्या पसंद नहीं की उन्होंने। और आज बीजेपी क्या कर रही है, लोकतंत्र को तो छोड़ो, पूरी की पूरी सरकार को खरीदने में लगी है। तो विचारधाराएं बहुत बदल रही हैं, लोगों की जो पार्टी का सिस्टम है वो बदल रहा है। तो हमारी समझ से वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लगा नहीं ऐसा कि ये पार्टी अब वो पार्टी रही है, या उसमें जो लोग हैं वो उतने सही हैं जो उसकी वो हमारी विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाए। तो मैंने बेहतर समझा कि समय रहते हम अपने आप को बदल लें, नहीं तो दूसरों की बुराइयां भी हमारे पास आएंगी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अभी कुछ समय पूर्व ही जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने आम आदमी पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण कर ली। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब व्यक्ति जो सदस्यता ग्रहण करता है, तो कहीं न कहीं जाके एक अपने जिले स्तर पे सारी चीज़ें करते हैं। आज आप दिल्ली से सदस्यता ग्रहण करके आ रहे हैं और कहीं न कहीं मैं समझ रहा हूँ कि विधानसभा जो महँगाव है और उनके लिए यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा जिस चाहिए था आम आदमी पार्टी को, वो कहीं न कहीं आप विकल्प बन सकते हैं। तो उसको क्या लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने ज्वाइन की, निसंदेह इसमें ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के पीछे भी कई कारण हैं। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज राष्ट्रीय पार्टी है, और मुझे लगता नहीं है कि विश्व में ऐसी कोई पार्टी होगी 10 साल के अंतर्गत ही विश्व में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ हो। किसी भी पार्टी की आप बात करो, इतनी जल्दी से किसी ने ग्रोथ नहीं की। और इस पार्टी का इतिहास ये कहता है कि इसने वहां से ग्रोथ की जहां पे हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली से, वहां से इसने शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर लोगों ने इसका साथ दिया है और पढ़े लिखे लोगों ने इसका साथ दिया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया है, और इसमें कुछ देखी होगी क्वालिटी, तभी उन लोगों ने इसका साथ दिया। और इसको पूर्ण बहुमत के साथ 70 सीटों में से 67 सीटें लाना अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान आज दिन तक कोई कर नहीं पाया। तो जब पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने इसका साथ दिया, और चलो एक बार गलती हो सकती है लेकिन दोबारा फिर साथ दिया, तो वो गलती तो नहीं हुई, यानी कि जानबूझ के दे रहे हैं। और जानबूझ के क्यों दे रहा है, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो छोटा सा कारण तो बता ही सकता हूं मैं, कि आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भारत में राज कर रही हैं, वो जो पार्टी हैं
वो आम तौर पे देखा जाए तो जो गरीब है, गरीब को तो और गरीब करने का कार्य कर रही हैं और जो अमीर है उसको और अमीर करने का कार्य कर रही हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य है और उसके जो अभी तक के जो एजेंडे रहे हैं, वो जैसा इस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, यानी कि आम लोगों के लिए बनाई हुई पार्टी, आम लोगों की पार्टी और आम लोगों के लिए कार्य करने वाली पार्टी ये है। तो इसने कि आम आदमियों को कहाँ से सीधा सीधा जरूरत होती है, लोगों आम आदमी जो होता है उसको किस चीज़ों की जरूरत होती है ये अपन समझ सकते हैं। आम आदमी जो व्यक्ति होता है उसको सरकारी स्कूलों की जरूरत पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्राइवेट स्कूलों में तो एडमिशन नहीं करा सकता, और अगर एडमिशन कराएगा तो घर का खर्चा नहीं चला सकता। और दूसरा कारण कहाँ पड़ता है कि जो अपने हॉस्पिटल्स हैं, कोई व्यक्ति गरीब है या आम व्यक्ति है तो कहाँ जाएगा वो इलाज कराने के? सरकारी हॉस्पिटलों में। आज हिंदुस्तान के सभी आप देखोगे कि सरकारी हॉस्पिटल, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ इंसान तो छोड़ो, इंसान के घर में जो जानवर होता है उसका भी इलाज कराने के लिए शायद कोई जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उनको मालूम है सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो जो व्यक्ति बीमार है उससे ज़्यादा बीमार हो जाएगा, केयर नहीं होगी, वो मतलब वहाँ से परेशान होके आएगा। लेकिन वहीं अगर अपन उल्टा बात करें दिल्ली की, तो वहाँ सरकारी स्कूलों की हालत आप देखोगे कि वहाँ पे इंग्लैंड से लोग और अमेरिका से लोग रिसर्च करने आ रहे हैं कि ऐसा केजरीवाल जी ने क्या किया कि ये सरकारी स्कूलों की और सरकारी हॉस्पिटलों की जिनकी दुर्दशा हिंदुस्तान में जानी जाती थी वो आज इतनी बदल गई है कि उस पर लोग रिसर्च करने के लिए आने लगे। तो ऐसा जादू क्या किया केजरीवाल जी ने कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ऐसे कार्य करती है। यहाँ से मान के चलो एक ग्वालियर से अपने से या मेहगांव से कोई एक व्यक्ति अपने घर परिवार से कोई व्यक्ति वहाँ नौकरी करने के लिए जाता है, क्या नौकरी में उसको तनख्वाह मिलती होगी? लगभग 15,000 20,000 दिल्ली में। अगर वो 15,000 रुपए 20,000 रुपए वहां कमाता है और कमाने के बाद में उस व्यक्ति को वहां पे लाइट का भी बिल भरना पड़े, पानी का भी बिल भरना पड़े, किराया भी देना पड़े, स्कूल में पढ़ाना भी पड़े और हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़े, तो क्या आपको लगता है कि 20,000 में उसकी पूर्ति पड़ जाएगी दिल्ली जैसे शहर में? नहीं पड़ेगी। यहाँ से व्यक्ति जाएगा, नौकरी करेगा, सब पूरा परिवार को परेशान करेगा, वहां पे जाके रखना पड़ेगा और उसके बाद में वो पैसा बचाना तो छोड़ो, यहाँ से कर्जा लेके जाएगा तब वहां पे रह पाएगा। लेकिन केजरीवाल जी की सोच देखिए आप, उन्होंने कहा कि आम आदमी परेशान क्यों होता है? हॉस्पिटल की वजह से, लाइट की वजह से, पानी की वजह से और स्कूल की वजह से। उसने सारे चीज़ों को सबको फ्री कर दिया, उसने फ्री कर दिया। इससे आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सुकून की सांस ले पा रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर पा रहा है कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी शासन करती है। यही उद्देश्य और यही इसी से प्रेरणा लेके मैं आदरणीय केजरीवाल जी और हमारे मध्य प्रदेश पांचों स्टेटों के हेड हैं, राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं हमारे डॉक्टर संदीप पाठक जी, उनके नेतृत्व में मैंने दिल्ली में जाके ज्वाइन की। और जो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों की पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है, भारत की ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिसका उद्देश्य एकमात्र कट्टर ईमानदारी है और उस पर वो शुरू से लेके आज दिन तक अडिग है। परेशानियां आ रही हैं, आप भी जानते हो, लेकिन वो परेशानी हमारी नहीं है, वो परेशानियां तो जो लोग करा रहे हैं वो खुद अपनी परेशानियों बचाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी कट्टर ईमानदारी पे शक करते हैं, जबकि ये सब एक प्रोपेगेंडा है। एक हमारे लोग जो आज देश में उभर के पार्टी आ रही है उसको दबाने का एक कार्य किया जा रहा है, इससे ज़्यादा और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जितना वो हमें दबाएंगे हम उतना ही ऊपर जाएंगे। अभी तो दिल्ली की जीता है, अभी पंजाब जीता है, अब की बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट जीत के बताएंगे। इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि अच्छी पार्टी में और अच्छे लोगों के साथ रहना, मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। जैसे वर्तमान में अगर बात कर रहे हैं जैसे कि भाजपा पार्टी की, तो भाजपा पार्टी कहीं ना कहीं जाके आज एक कितना बड़ा वृक्ष बन गया है कि जिसको अगर छोटी मोटी अगर तूफान कह सकते हैं अगर आते हैं तो उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला। उस पार्टी को छोड़ के आज आप आम आदमी पार्टी में पहुंचे हैं, तो जिस तरह से आपने बताया, तो क्या लगता है कि आप जिस तरह से पार्टी को छोड़ के आज आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं तो भविष्य आपका सुरक्षित रहेगा या गड़बड़ा जाएगा? किसी पार्टी में जाके किसी का भविष्य बिगड़ता है या बनता है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता है। किसी पार्टी में जाके किसी का भविष्य बनने लगे और बिगड़ने लगे तो मुझे लगता है कोई पार्टी चेंज ना करे या कुछ ऐसी चीज़ें ना करे। भविष्य आदमी का बनता बिगड़ता उसके कर्मों से है। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो वो जंगल में भी बैठेगा जाके, वहाँ पे भी उसको मानने वाले पहुँच जाएंगे, और अगर इसके किसी के खराब कर्म होंगे तो घर में भी आके उसको बेइज्जत होना पड़ेगा।
आज बहुत बहुत बड़े मंत्री, आप जैसे बता रहे हो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो या दूसरी पार्टी की बात करें किसी की, तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या समझते हो, बड़े लोग हैं तो उनकी बड़ी इज्जत है? इज्जत बड़े लोग बनने से नहीं होती, इज्जत होती उनके कामों से। आज आप देखोगे कि बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों से दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनका भविष्य को कहीं ना कहीं खतरा था। जैसे अभी सरकार बदली, 2020 की बात करें, वहाँ पे उपचुनाव हुए, कांग्रेस से बीजेपी में गए लोग, तो क्या है ये कहीं ना कहीं अपने आप को काबिल नहीं समझते। बन तो गए, लेकिन हो सकता है आगे चल के हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं एक ग्लैमर में रहना उनका उद्देश्य हो सकता है, उनका लालच हो सकता है, या उनको अपनी कुछ चीज़ें बचाए रखने के लिए मजबूरी हो सकती है। ये जो लोग जाते हैं या लोग जो आते हैं वो जाने, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हमारा तो ये था कि हमें जाना था। और बीजेपी, आज जो आप बट वृक्ष की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा साफ शब्दों में। किसी समय में 50 साल तकरीबन राज करा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारत पे, शुरू से लेकर उसने शासन किया। तो वो एक बट वृक्ष से भी बड़ा वृक्ष था। आज वो बट वृक्ष कहाँ पर है? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। वहाँ पे बहुत छोटी सी पार्टी थी, पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें आई थी किसी समय में, शुरुआत में। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और कांग्रेस कहाँ गई? जमीन पे आ गई। तो कुछ समय कांग्रेस का था, आसमान में थी, आसमान से अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, जमीन पे आएगी। जमीन पे आ गई कांग्रेस। आज आसमान में बीजेपी है, बीजेपी आसमान में नहीं जाएगी, जमीन पे आएगी। और जमीन पे आने का उनका काम चालू हो गया है। और जो जमीन पे है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो एक दिन आसमान में जाएंगे। आम आदमी पार्टी आज हो सकता है नीचे है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2023 के जो चुनाव होंगे, इसमें आम आदमी पार्टी एक भयंकर उबाल के साथ आएगी। और उसी का कारण है कि लोग डर रहे हैं। 2024 का जो चुनाव होना है, सबको मालूम है कि मोदी जी वर्सेस केजरीवाल होना है। तो ये सारी चीज़ें आज देखो कि बट वृक्ष होना बुरी बात नहीं है। आपने कहा कि बट वृक्ष है बीजेपी, बट वृक्ष होना बुरी बात नहीं है। बट वृक्ष का मतलब होना ये है कि आप बट वृक्ष बनो, सबको छाया दो, लेकिन ऐसा मत करो कि बट वृक्ष बन जाओ और सबको कंट्रोल में रखो। आज आप देखोगे, कहना नहीं चाहिए मुझे लेकिन कहना पड़ रहा है, कुछ स्वतंत्र संस्थाएं हैं भारत में जिस पे किसी का शासन नहीं होता, किसी को दबाव नहीं होता। इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको 4 स्तंभ बोला जाता है। आपकी प्रेस मीडिया, न्यायपालिका, आपका चुनाव आयोग, ये सारी चीज़ें। आप ये देखोगे कि आज ये कैसे काम कर रही हैं। आपकी सीबीआई हो, ईडी हो, ये स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, इस पर किसी का शासन नहीं होता। लेकिन ये कार्य कैसे कर रही हैं? आपको जब बड़ी बड़ी पार्टियों को जब डिसीजन लाने होते हैं, तब वो डिसीजन लाते हैं। जब डिसीजन को होल्ड कराना है, तब होल्ड करा देते हैं। जब चुनाव की डेट निकलवानी है, तब डेट निकलती है। जब चुनाव रुकवाना है, तब रुकता है। जब प्रेस मीडिया में ये खबर छपनी है, तो वही छपती है, दूसरी खबर नहीं छपती। तो दूसरा कोई छपवाना भी चाहे तो नहीं छपवा सकता। क्या है ये सिस्टम? यानी कि एक मोनोपोली चल रही है। बट वृक्ष बड़ा होना अच्छी बात है, सबको छाया दे, सबको संरक्षण दे, सबकी सुरक्षा करे, सबको सहयोग करे, प्रोत्साहन करे और विकास की बात करे, तब तो बट वृक्ष अच्छा है। लेकिन ऐसे बट वृक्ष की कतई भारत में जरूरत नहीं है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक 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 उस दलदल में झोंकने की झोंक दे, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, आगे चल के भयंकर परेशानी खड़ी हो। धर्म को लेके हो, समाज को लेके हो, वोट बैंक की खातिर आप इतना गिर जाओ कि किसी की सरकार बन रही हो तो उसको मत बनने दो, खरीद लो, दूसरी सरकार बनने दो। वोट बैंक का मतलब क्या हुआ? लोग वोट देते हैं, जनता वोट देती है। जनता किस पे विश्वास करे? जनता आज वोट देती है हमारे प्रतिनिधि को। अब वो प्रतिनिधि पे ही गारंटी नहीं है कि वो बिक जाएगा कल, तो जनता का वोट तो वैसे ही बिक गया। सरेआम जनता आज नीलाम हो रही है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है और शासन प्रशासन कहता है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं, होते हैं। आप बेचते हो तब भी आप कानून के दायरे में आते हो, और आप खरीदते हो तब भी आप कानून के दायरे में आते हो। अगर एक पार्टी कहीं दूसरी पार्टी में जाती है, तो बेचने वाला भी मुजरिम होता है और खरीदने वाला भी। इससे कोई सवाल आज तक किसी ने किया है कि भाई, जब रिश्वत को आप दोनों तरफ से गलत बताते हो,
लेना और देना, तो आप इसको गलत क्यों नहीं बताते? इसको कौन बताएगा? नहीं, वो टेबल के नीचे से दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो टेबल के नीचे से दे देते हैं, वो तो चलो समझ में आती, टेबल के नीचे से दिया, और ये तो टेबल के ऊपर रख के दे रहे हैं और सरेआम दे रहे हैं। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बट वृक्ष की आपने बात की, तो ये इतना बड़ा बट वृक्ष हो गया कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कुछ बोले। आप बोलोगे तो आपके ऊपर भी आपकी जबान को सिल दिया जाएगा। तो ऐसे बट वृक्ष से अच्छा है कि हमारा छोटा सा वृक्ष हो लेकिन अच्छा हो, हम उससे संतुष्ट हैं। जैसे पूर्व में बात चली थी वक्त बदलाव का, तो वक्त ने ऐसी करवट ली कि जो भाजपा सरकार थी वो चली गई, कांग्रेस आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जैसे बट वृक्ष की जो बात चल रही थी, उसी को लेके एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगा। तो जो बट वृक्ष था वो कहीं ना कहीं और विशाल हो गया, और वो सरकार जो कांग्रेस की थी वो 1.5 साल भी नहीं चल पाई, वो पुनः जाके भाजपा के में जाके कन्वर्ट हुई। तो अब फिर से दोबारा से एक आवाज़ उठी है वक्त बदलाव का। वक्त है बदलाव का, ये बात सही है। क्यों बदलाव का वक्त है? क्योंकि एक बुराई होती है, बुराई एक लिमिट तक चलती है, एक समय होता है उसका। आप 1 साल 2 साल अपने आप को चला सकते हो, है ना? तो जनता 1 2 साल कोऑपरेट कर सकती है, झेल सकती है, मजबूर कर सकते हो आप जनता को। लेकिन आप 20 साल से वही धुर्रा चला रहे हो तो जनता ऊब चुकी है, और ऊब नहीं चुकी, बहुत ज़्यादा पक चुकी है। और उसी का कारण ये है कि आपको सुनने में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी 90 से 100 सीट करीब, ऐसा मैंने सुना है और पेपर में भी पढ़ा है, न्यूज में देखा है, 90 से 100 चेहरे करीब वो बदलने वाली है। इससे आप सीधे सीधे लगा सकते हो अंदाजा कि 90 और 100 चेहरे क्यों बदलना चाहती है। इसलिए बदलना चाहती है कि उनका जनाधार खत्म हो गया है। वो सर्वे करा चुके हैं कि ये सीटें हमारी क्लियर नहीं होंगी, हारेंगे। भाई जब इनका विरोध नहीं है तो 90 और 100 सीट बदलने की जरूरत क्या है? केजरीवाल जी तो एक भी सीट नहीं बदल रहे। ये बात सही है, कभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूं और मैं कह भी रहा हूं कि केजरीवाल जी जिस दिन अनाउंस करेंगे उस दिन एक भी सीट बदली नहीं जाएगी। उनका जो प्रत्याशी बोलेंगे वही लड़ेगा और लड़ेगा। लेकिन आज बीजेपी 20 साल से शासन कर रही है, उनको 100 सीटें बदलनी पड़ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि आपकी जो नीतियां हैं, जो आप करते हो और जो कहते हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और वही कारण ये है कि आपके जो मंत्री तक की आप लोगों की बात करें कि बहुत से मंत्रियों के नाम कटेंगे। आपके 30 मंत्रियों में से लगभग आपके 8 से 10 मंत्रियों के भी नाम कट सकते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? कि या तो आपकी नीतियां खराब हैं, या आपकी लोग खराब हैं, या आपके मंत्री खराब हैं, या आपके विधायक खराब हैं। इसके पीछे ये तो कारण है। या आपने उसको सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया, या आप जनता के बीच नहीं पहुंचे, या जनता आपसे खफा है, या आपने कुछ गलत काम किए हैं। इसी का कारण ये है कि 90 से 100 सीटें वो बदलने वाले हैं। वही सेम कांग्रेस का है, कांग्रेस भी 60 से 70 सीटें बदलने वाली है। कारण को उनका जनाधार नहीं है। होना ये है आखिर में जो सत्य है वो निकल के आएगा, और सत्य आम आदमी के पार्टी के रूप में उभर के आ रहा है, और इतने शोर मचाता हुआ आ रहा है कि उसके आगे 2023 आते आते चुनाव सभी शोर शांत हो जाएंगे और एक आम आदमी पार्टी का शोर बाकी रहेगा। जैसे भाजपा बोल रही है हम विकास की बात करते हैं, अब जैसे कि आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं। तो विकास कहीं ना कहीं भाजपा बोल रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहना है विकास नहीं हो रहा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा वर्तमान में जरूरत है या विकास की? देखिए, विकास एक जो होता है, विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा भी आती है। स्वास्थ्य शिक्षा 2 विभाग हो गए, उसके अलावा बहुत सारे ये जितने भी विभाग है वो एक विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास को हम पूरा मध्य प्रदेश को अपन उसमें अंदर ले सकते हैं। रही बात आपने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करी है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आप देखोगे आज मध्य प्रदेश के स्कूलों की हालत क्या है। आप एक स्कूल में जाइए, किसी भी गांव में चले जाओ, देहात में चले जाओ, या आप शहर में चले जाओ, क्या स्थिति है उसकी? स्थिति इतनी दयनीय है, मैं आप ही को पूछता हूँ, बाहर मत जाओ, मैंने आपको पूछ रहा हूँ सिर्फ, और ये मान लेना कि आप पूरे मध्य प्रदेश के लोग आप अकेले हो। आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ने जाता है? अभी तो छोटी बच्ची है, प्राइवेट स्कूल में, मोस्टली सरकारी में? अभी तो प्राइवेट ही। प्राइवेट स्कूल में। सरकारी में क्यों नहीं जाता? सरकारी में कहीं ना कहीं जाके जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि वो नहीं टाइम मिल टेबल, पाती। शिक्षक जिस टाइम पे आना चाहिए आप पत्रकार हो इसलिए आप बात नहीं करोगे कि उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं है, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन मैं बात इसलिए करूंगा कि आप नहीं हो, ये पूरा मध्य प्रदेश और पूरे वहाँ की बात है कि कोई भी व्यक्ति आज सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहता। सरकारी स्कूल में एडमिट कराना
बच्चों को एडमिशन दिलाना यानी कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, ये सत्य है। अपने बुजुर्गों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने आप को हम सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं दिखाते हैं। क्यों? कि सीधा सीधा सरकारी हॉस्पिटल में जाना यानी कि मुसीबत मोल लेना। व्यक्ति ठीक होने की जगह और बीमार होकर आएगा इस बात की गारंटी का सर्टिफिकेट देते हैं सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश के। और कहीं पे भी स्कूल ऐसे नहीं है मध्य प्रदेश में जो ये गारंटी दे पाए कि हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र कहीं शिक्षा के लिए कंपटीशन में फाइट करेगा, कहीं नौकरी के लायक होगा या कहीं अच्छे पद पे पहुंच पाएगा। वो इस बात की गारंटी देते हैं कि मेरे यहाँ से बच्चा पढ़ा हुआ कहीं का भी नहीं बचेगा। अगर वो बच्चा ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर अपने दम पे कुछ कर ले तो बात अलग है। बाकी सरकारी स्कूलों के दम पे आप चाहो तो कोई कंपटीशन फाइट कर लो तो ये मान लेना अपने आप को बर्बाद करने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। अब आप क्या करते हो? आप शिक्षा की ओर में आपने सीएम राज स्कूलों की स्थापना करा रहे हो। अरे आप सीएम राज स्कूलों की स्थापना तो करा रहे हो, आज जो पिछला बिगड़ा हुआ है आप उन्हीं को सही कर लो। क्या जरूरत है नया पैसा बर्बाद करने का? जनता का पैसा, इसको बर्बाद क्यों करना है? आप जो पुराने स्कूल है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, उनको डेंट पेंट कर दो। दिल्ली में कौन सा नया स्कूल बना है? उन्होंने उसी स्कूल को क्या करा है, रीडेवलप किया है और ऐसे हाईटेक स्कूल बना दिए, डिजिटल बना दिए, जहां पे एक वर्ल्ड क्लास लेवल की आपको शिक्षा मिल रही है। आप वहां से क्यों नहीं सीखते ये चीजें? जब अमेरिका और इंग्लैंड के लोग दिल्ली में आके सर्वे कराते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेते हैं और सीख के जाते हैं, उस मॉडल को वहां अपने देश में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको क्या शर्म लगती है कि मध्य प्रदेश में भी आप दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत कर दो? लेकिन आप करोगे नहीं। करना चाहो तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन करोगे इसलिए नहीं कि आप लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की आप नकल कर रहे हो, उनसे आप मॉडल सीख रहे हो, तो आपकी बेइज्जती होगी। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस पे ध्यान दे और दिल्ली के मॉडल को यहाँ मध्य प्रदेश में लागू करे, तो मध्य प्रदेश का एक जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भारत में अव्वल स्थान पे आ जाएगा। तो क्या समझे, जैसे कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो आंगनवाड़ी हैं, जैसे स्कूल्स हैं, तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उनका गोद ले रही हैं। तो क्या लगता है, मतलब आप जिस तरह से बात कर रहे हो तो मेरे को ये लगता है कि उनके पास क्षमता नहीं है कि हम उनको अच्छा बेहतर बना सकें, इसलिए जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, उनको ये गोद दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि मतलब इनके पास करने की क्षमता नहीं है? देखो, गोद तो तब लिया जाता है जब अपने पास कोई औलाद ना हो। हम दूसरे की संपत्ति तब लेते हैं जब हमारे पास संपत्ति ना हो। मध्य प्रदेश सरकार के पास क्या नहीं है, इतनी संपत्तियां हैं कि उन पे कोई कब्जे कर रहा है, कोई उनको बर्बाद कर रहा है, कोई उनका दुरुपयोग कर रहा है। आप अपनी संपत्तियों को बर्बाद करके बैठे हो और दूसरे की संपत्ति को उधार ले रहे हो, तो ये कौन सी पॉलिसी हुई? आप अपनी संपत्ति को उनको संभालिए, उनको रिडेवलप करिए, उसी में विकास करिए, आपका पैसा भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपका क्या कहते हैं, आपका सुधार भी होगा। भाई आप एक काम कोई मान के चलिए, एक धंधा अपन करते हैं कोई, तो मैंने एक धंधा स्टार्ट किया और मैंने 1-2 महीने उस धंधे को चलाया, 2-4 महीने चलाया, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने उसको वहीं के वहीं पेंडिंग छोड़ दिया और मैं दूसरे धंधे में लग जाऊं। दूसरे धंधे में लगने के बाद मैं उसको पेंडिंग छोड़ दूं, तीसरे में लग जाऊं, तो इससे क्या होगा? ये हमारा विकास हुआ? क्या सही तरीका है ये? हमें जो धंधा कर रहे हैं हमें उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एक धंधा जो कर रहे हैं उसी को हमें बढ़ाना चाहिए, उसी में ग्रोथ है, उसी में समझदारी, उसी में बचत है, उसी में फायदा है। आप ऐसे कर करके सरकार के पैसे को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। आप तो अपनी चीजों को ही डेवलप करिए। बहुत कुछ है मध्य प्रदेश में, लेकिन आप जब करोगे नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं है। इसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी और आगे अच्छे सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके तहत काम किया जा सके। लेकिन आपकी करने की इच्छा होगी तब करोगे, जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपसे कोई करा नहीं सकता। आपकी इच्छा अगर लूटपाट मचाने की है, बेवकूफ़ बनाने की है, आपको हजार हजार रुपए बांट के वोट बैंक खरीदने की है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे कि अभी लाडली बहना योजना शुरुआत की है और उसमें लाखों महिलाओं ने जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जैसे कह सकते हैं कि मतलब ये जो एक लालच है एक टाइप का, मेरी नज़र में मैं समझता हूँ ये लालच है जो दिया जा रहा है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। आप उसको किस तरह से देखते हैं? अब आप खुद ही कह रहे हो कि मेरी तरफ से अगर लालच है, तो बात ये है कि ये जो 1,000 रुपए का सिस्टम जो लागू किया है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहला पॉइंट तो यहाँ से आता है कि 20 साल में आपको याद नहीं आई और फिर ये 5 साल से शासन चल रहा है, 4 साल से 3 साल से आपके शासन चल रहा है, तब से आपको याद नहीं आई। आप जब चुनाव आ गए उसी के 2-4-6 महीने पहले ही आपको याद आई
कि महिलाओं की वोट बैंक संख्या लगभग बराबर है, तो उनको कैसे किया जाए कवर? तो वो 1-1 हज़ार रुपए, आप तो कहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि दिल्ली में केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन अगर हकीकत में रेवड़ियों का उदाहरण दिया जाए तो मध्य प्रदेश तो सबसे बेहतर उदाहरण है, इससे ज्यादा तो कोई उदाहरण हो नहीं सकता। आप हजार हजार रुपए किस किस को दे रहे हो? आप मामा ने कहा कि हम अपनी बहनों को दे रहे हैं। अब मामा की बहनें, तो ये बात सही है, अगर मामा ने बहनें माना है तो 23 साल से लेके और 60 साल के लोगों को ही क्यों माना? भाई वो 60 साल से ऊपर वाली का दुश्मन है और 23 साल से नीचे वाली के दुश्मन है बच्चियां, वो उनकी बहनें नहीं है। एक बात तो आप पक्षपात करते हो, 50% महिलाओं के साथ पक्षपात करते हो कि आप आधे को मानते हो बहनें, आधों को दुश्मन मानते हो, नंबर एक। दूसरी बात, आप 1-1 हज़ार रुपए देके आप क्या बताना चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि कैसे भी करके ये जितना भी जो है हमारा वोट बैंक बने, महिलाओं का हमारी ओर आकर्षित हो, उसके पीछे मनसा ये 1,000 रुपए दो और ये कैसे भी करके वोट अपनी ओर आकर्षित करो। वहीं दूसरी ओर देखा, अब मैं आप तुलना करता हूँ छोटी सी बात इसी बात के पीछे, कि इन्होंने 1,000 रुपए दिया, कमलनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1,500 रुपए देंगे। बात सही है, वो देंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं कहा ये कुछ कि हम 2,000 देंगे, 3,000 देंगे, 4,000, क्योंकि केजरीवाल जी को ये सब सिस्टम जो बेकार लगते हैं। बेकार इसलिए लगते हैं कि किसी महिला को या किसी के घर में 1,000 रुपए दे दो तो मुझे लगता है कि उसको अपंग बनाना है। ना तो उसका पेट भरेगा 1,000 रुपए से और ना उसका विकास होगा 1,000 रुपए से। वो 1,000 रुपए से हो क्या जाएगा? आज 1,000 रुपए का क्या होता है? अगर आपको 1,000 रुपए देना था तो घर में सिलेंडर का, एक सिलेंडर का बना हुआ खाना पूरा परिवार खाता है। तो आप 1,000 रुपए, 1,200 रुपए का सिलेंडर कर रहे हो, आप उसी को 1,000 रुपए कम करके 200-400 रुपए का सिलेंडर ही रख देते तो पूरे परिवार के काम तो आता। आपने वो तो नहीं किया, आप 1,000 रुपए दे के 1,500 रुपए लूट रहे हो उनसे। आप पेट्रोल डीजल कम कर देते, वहां टैक्स घटा देते, 1,000 रुपए बांटने की अपेक्षा वहां घटा देते, तो सरकार को भी परेशानी नहीं होती, आम जनता उसमें सब आ जाती। अच्छा, एक बात तो आपने लड़कियों के साथ, बहनों के साथ पक्षपात किया कि एक बिल्कुल निश्चित जो 23 साल से लेके जो खास वोटर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपने, आकर्षित करने के लिए आपने 1,000 रुपए की स्कीम दी और बाकी बहनों को दुश्मन माना, उनके पास पक्षपात किया। दूसरी बात, आपको ये चीजें करनी थी तो इसके तरीके तो और भी थे कई, सिलेंडर को कम कर देते, ऐसे पेट्रोल को, डीजल को कम कर देते, किसानों के डीजल मारे जा रहा है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी की आप सोच देखिए, उन्होंने कहा हम 1,500 देंगे, इन्होंने कहा हम 1,000 दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने नहीं कहा कि हम पैसा देंगे, केजरीवाल जी ने ये कहा कि बहनों आप चिंता ना करो, जिस दिन मैं आ जाऊंगा आपके किसी बच्चों को मैं भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं किसी बच्चे को बगैर नौकरी के नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी परिवार के सदस्य को ऐसा दिन नहीं देखने दूंगा जिससे कि उसके परिवार में परेशानी आए। मैं उस व्यक्ति को, एक परिवार को अच्छा हॉस्पिटल दूंगा, अच्छे लाइट दूंगा जिससे प्रोग्रेस हो, अच्छी मैं स्वास्थ्य की गारंटी लेता हूँ, शिक्षा की गारंटी लेता हूँ, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना के दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए। आज दिन तक के इतिहास में कभी भी कोई वोट मांगने गया है तो कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो आप मुझे जिसने ये कहा हो कि माता जी, चाचा जी, आप हमें वोट दीजिए, मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चे का भविष्य सुंदर बनाऊंगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। बताइए, आप किसी भी नेता ने आज तक वोट मांगे हो? क्यों? क्योंकि वो चीज कर ही नहीं पाएंगे, वोट किस आधार पे मांगेंगे। लेकिन केजरीवाल जी की जो सेना है, जो टीम है, वो हमेशा अपने इसी आधार पर वोट मांगती है कि आप हमें वोट दीजिए, एक बार मौका दीजिए, अगर मैं गलत साबित होता हूं तो लात मार के मुझे भगा देना, दोबारा मत बुलाना अपने यहाँ पे, मुझे एक बार मौका दीजिए, केजरीवाल जी को एक बार मौका दीजिए और हम करके बताएंगे। आपके बच्चों के स्कूल के लिए मैं वोट मांगता हूँ, आपके बच्चे के भविष्य के लिए वोट मांगता हूँ, आपके बुढ़ापे के स्वास्थ्य की चिंता के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए वोट मांगता हूँ। ये हमारी विचारधारा है। महिलाओं के लिए 1,000 रुपए देने से क्या हो जाएगा? उस महिला को हम रोजगार से क्यों नहीं जोड़ सकते? रोजगार की बातें क्यों नहीं करते? भाई 1,000 रुपए में जिंदगी कटेगी क्या? नहीं कटेगी। आप उस महिला को शिक्षित करिए, बहन को, आप उसको नौकरी दिलाइए, उसको नहीं उसके परिवार को दिलाइए, तो वहां से पूरा परिवार चलेगा। 1,000 रुपए से परिवार नहीं चलता। बहन अकेले का आप चूरन चटनी दे दिए, ये सब जनता जानती है कि ढोंग के अलावा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। जैसे कि अभी आप नगाँव से काफ़ी नाम चर्चित चल रहा है आपका, और जहाँ तक है कहीं न कहीं आज आप सदस्यता ले चुके हैं आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरह के कार्य हैं कहीं न कहीं आके आपका जो विधानसभा जो है कहीं न कहीं आगे क्लियर हो जाएगा जो आपका सारी चीज़।
तो उसका पहली प्राथमिकता क्या रखेंगे आप? चुनाव लड़ने के दौरान जी। प्राथमिकता तो ये है कि जैसा कि हमारी पार्टी है, तो पहले पार्टी की जो गाइडलाइन होती है, जो हमारे एजेंडे होते हैं, हमारा जो सब लोग कोई एजेंडा अपने बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो कुछ एजेंडे तो उनके जो आते हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा जनता तो समझ नहीं पाती है एजेंडे क्या हैं इनके, किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, किसी का वचन पत्र आता है और किसी का बीजेपी का वो आता है, एजेंडा आता है। इन्होंने वचन पत्र दिया और हमारी पार्टी जो एजेंडा लेके आएगी वो उसका नाम देंगे शपथ पत्र, और शपथ जो खाई जाती है वो झूठ नहीं होती। तो फर्क आप देखिए पहले तो। दूसरा, जो लोग ये बनाते हैं तो उसमें से आधे से ज़्यादा जनता ये नहीं समझती कि हमें मिलेगा क्या और क्या नहीं मिलेगा, उसी में कंफ्यूज कर देते, क्योंकि घुमाना है। अभी दे देंगे तो बाद में कैसे घुमा पाएंगे, तो घुमाना होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो एजेंडे आते हैं वो एकदम पाक साफ रहते हैं, कहीं कोई झंझट नहीं, सीधा आप पढ़ेगा। वैसा भी व्यक्ति होगा तो तुरंत समझ जाए, छोटा कम भी पढ़ा लिखा होगा वो भी समझ जाता है, साफ साफ सुथरा। क्योंकि हम ऐसी बातें ही नहीं करते जो असंभव हों। हवा में पुल नहीं बनाते, हम तो जमीन पर पुल बनाते हैं, और जो कहते हैं वही करते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे वादे नहीं करते जो कि असंभव हों। और जो आम आदमी पार्टी ना, चाहे दिल्ली की बात करो चाहे पंजाब की बात करो, जहाँ पे भी उसने जो अपने एजेंडे रखे हैं उनको पूरा किया है, हर हालत में पूरा किया है, और डे वन से उन्होंने लागू किए हैं। ये नहीं है कि अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं, जिन पे ये पार्टियां, दूसरी पार्टियां हैं, कभी नहीं पहुंच पाएंगी। और वही कारण है कि आज रात दिन पार्टी अपनी इतनी ग्रोथ कर रही है। आप देख ही रहे हो कि ये पार्टियां तो सालों में बढ़ी हैं। आम आदमी पार्टी रात को अलग होती है, दिन को अलग होती है, 8 दिन में अलग होती है, 1 महीने में अलग होती है, और वो पार्टी दिन रात प्रोग्रेस कर रही है। और मुझे लगता है कि आगे चल के मध्य प्रदेश का स्वर्णिम दिन आएंगे जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। तो अंत में, चूंकि युवा कहीं ना कहीं देश का भविष्य है, तो उनको लेके क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवा तो देश के भविष्य है, थे और रहेंगे। युवा ही सब कुछ क्रांति लाते हैं, और युवा को ही हाथों में बागडोर है। चाहे राजनीति की मान लो, चाहे देश की मान लो, चाहे विकास की मान लो। और जिस दिन युवा जाग जाएगा उस दिन देश जाग जाएगा। और जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है तब तब क्रांति आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो युवा भरा बैठा है कि कब 2023 के चुनाव आए, उसमें हम जो बदमाशी कर रहे हैं उनको सबक सिखाएं, और जो अच्छी साफ़ सुथरी छवि के लोग हैं और साफ़ सुथरी छवि की पार्टियां हैं उनको आगे बढ़ाएं। युवा जान चुका है कि क्या उसको करना है क्या नहीं करना है। समय आने पे वो बता देगा कि सरफरोशी की तमन्ना क्या हमारे दिल में है। ये सब चीज़ें उसको दिल में है उसके में, समय आने पे सब कुछ बता देगा। और जो पार्टी विकास करेगी उसकी ओर कंधे से कंधा मिला के चलेगा। युवा चलेंगे, हमारी माता बहनें चलेंगी, हमारे बुजुर्ग चलेंगे, और सब जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की लहर दौड़ने लगी है। और ऐसी ऐसी जगहों पे हमने देखा है कि जहाँ लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, लोग न्यूज़पेपर तक नहीं पहुँचता, इंसान भी नहीं पहुँचते वहाँ, ऐसे ऐसे कुछ गांव हैं, तो वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की लहर ही मैंने देखा है। बाकी युवाओं से तो सबको उम्मीद रहती ही है, और युवा ही सब कुछ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2023 में युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, और कहीं ना कहीं वो कमर कस के बैठे हैं कि जैसे ही मौका पड़े वैसे ही हम मक्कारों को सबक सिखाएं और अच्छे लोगों को फ्रंट पे लाएं। तो ये थे हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह भदौरिया उर्फ लवली भैया, जिनके माध्यम से पता चला है, चूँकि पूर्व में ये भाजपा में सदस्य थे और साथ में अभी वर्तमान में इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और कहीं ना कहीं अगर विधानसभा अगर बात करें मेगांव की, अगर आप आम आदमी पार्टी अगर इनको चुनती है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से जो उद्देश्य बताए वो कहीं ना कहीं पूरे होते हैं। क्योंकि बात करते हैं हम युवाओं की, साथ में बुजुर्गों की, तो काफ़ी अच्छा रुझान भी है उनका वहाँ पर, काफ़ी अच्छे आना जाना, सारी संबंध अच्छे हैं काफ़ी। क्योंकि अभी वर्तमान में किसी भी तरह का कोई दायित्व नहीं है उनके पास, फिर भी उसके बाद भी काफ़ी लंबे समय से, लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उन्होंने जिस तरह से समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, आज पार्टी के रूप में काम करेंगे आगे जाके आम आदमी पार्टी की। अगर भरोसा जताया आम आदमी पार्टी ने, तो हो सकता है कि आगे
क्योंकि वक्त है बदलाव का, जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी उसके साथ, तो हो सकते हैं कि आगे विधायकी के दावेदार हों, और युवाओं का अगर भरपूर और बुजुर्गों का सहयोग रहा तो हो सकता है कि विधायक भी बन के आपके सामने आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आप भी हमारे खास मुलाकात में मेहमान हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।